In the name of Allah Almighty, the most merciful, the most gracious, this is simplified law by Jabbar and here I am Abdul Jabbar. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है सीआरपीसी का एक बड़ा ही अहम टॉपिक अरेस्ट के आज हमने देखना है कि किसी शख्स को अरेस्ट कैसे किया जाता है और जो शख्स अरेस्ट कर लिया जाता है उसको सर्च किस तरह से किया जाता है और जो चीज़ उससे कोई वेपन वगैरह अगर बरामद होता है या कोई दूसरी चीज़ उससे बरामद होती है तो उसका क्या किया जाएगा। और अगर किसी औरत को अरेस्ट करना है या किसी औरत को अगर सर्च करना है तो उसको किस तरह से सर्च किया जाएगा। और जिस वक्त किसी शख्स को अरेस्ट करने के लिए पुलिस ऑफिसर को किसी घर में दाखिल होना दरकार है तो वो किस तरह से घर में दाखिल होगा। आज के इस लेक्चर में हमने ये भी डिस्कस करना है कि अगर कोई जनाबिल जबर का एक्यूज्ड है तो उसका डीएनए किस तरह से किया जाएगा और कौन शख्स उसका डीएनए करेगा। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास सीआरपीसी का सेक्शन नंबर 46 जिसमें बताया गया कि अरेस्ट हाउ मेड, किसी शख्स को कैसे अरेस्ट किया जाए। अच्छा, अगर तो कोई बंदा सरेंडर कर देता है ना कि भाई मेरे हाथ खड़े, चाहे वो अपने वर्ड से कर देता है या एक्शन से कर देता है, खुद को अरेस्ट करवा देता है तो वहां पर मामला खत्म। लेकिन अगर कोई बंदा ऐसा नहीं करता तो उसके लिए फिर जो बंदा उसको अरेस्ट करना चाह रहा है, चाहे वो पुलिस ऑफिसर है या दूसरा बंदा है, चाहे वो किसी सर्च वारंट अरेस्ट वारंट के तहत उसको अरेस्ट करना चाह रहा है या जहां पर वो वैसे एम्पावर्ड है उस बंदे को अरेस्ट करने का और वो उसको अरेस्ट करना चाह रहा है तो वो उसको अरेस्ट करता है, तो उसके लिए जरूरी है कि वो उसकी बॉडी को टच करेगा और उसको कन्फाइन करेगा। और जहां पर एक बंदा किसी दूसरे बंदे को सर्च वारंट या अरेस्ट वारंट के तहत उसको अरेस्ट करना चाह रहा है, चाहे वो पुलिस ऑफिसर है या कोई भी दूसरा बंदा है, और जिस बंदे को अरेस्ट करना दरकार है, जिस बंदे को गिरफ्तार करना दरकार है, वो फोर्सिबली रेजिस्ट कर रहा है, मुजाहमत कर रहा है अपनी गिरफ्तारी देने से, तो जो बंदा उसको अरेस्ट करना चाह रहा है वो उसको अरेस्ट करने के लिए तमाम तर इख्तियारात, तमाम तर पावर्स को बरूए कार ला सकता है। लेकिन वो अगर उस बंदे ने जिसको अरेस्ट किया जा रहा है कोई ऐसा ऑफेंस कमिट नहीं किया जिसकी सजाए मौत या उम्र कैद है तो वो उस बंदे को मारेगा नहीं, उस बंदे की डेथ काज नहीं करेगा। और इसके अलावा बाकी तमाम रीजनेबल नंबर 47 सर्च ऑफ प्लेस एंटर्ड बाय पर्सन साउट टू बी अरेस्टेड, कि जिस वक्त कोई शख्स, कोई पुलिस ऑफिसर या दूसरा बंदा किसी शख्स को अरेस्ट करना चाह रहा है, उसको अरेस्ट करना दरकार है और उसको इस बात का पता है, इस बात का नॉलेज है और यकीन है कि ये बंदा फलां जगह पर मौजूद है, फलां बिल्डिंग में, टेंट में, वेसल में या फलां गाड़ी में मौजूद है या फलां जगह पर यह बंदा मौजूद है, तो वो जो उस बिल्डिंग, टेंट, वेसल या उस जगह का मालिक है, ऑक्यूपायर है, इंचार्ज है, उसको बताएगा कि भाई मैं इस बंदे को यहाँ पर अरेस्ट करना चाहता हूँ जो कि यहाँ पर मौजूद है, और उसको अपनी अथॉरिटी भी बताएगा, अपना मकसद भी बताएगा। और उस बंदे के लिए लाजिम है जो कि उस प्लेस का इंचार्ज है कि उसको वहां पर दाखिल होने की और उस बंदे को अरेस्ट करने की इजाजत दे और उसको अरेस्ट करने के लिए तमाम तर रीजनेबल फैसिलिटीज जो उसको दरकार है पुलिस ऑफिसर या दूसरे बंदे को जो कि किसी फ्रंट के तहत काम कर रहा है वो उसको प्रोवाइड करेगा। और सेक्शन नंबर 48 हमें बताता है कि प्रोसीजर वेयर इंग्रेंस नॉट ऑब्टेन्ड, जिस वक्त कोई बंदा किसी शख्स को अरेस्ट करना चाह रहा है जो कि सेक्शन नंबर 47 में मैंने डिस्कस किया है, और उसको बताता है, उस इंचार्ज को बताता है कि भाई मैं यहाँ पर फलां बंदा मौजूद है, उसको अरेस्ट करना चाहता हूँ, लेकिन वो उसको वहाँ पर दाखिल होने की इजाज़त नहीं देता या रेजिस्ट करता है, तो जो पुलिस ऑफिसर या दूसरा प्राइवेट बंदा किसी शख्स को अंडर द वारंट या किसी भी दूसरे अंदाज में जहां पर वो एम्पावर्ड है विदाउट वारंट उस बंदे को अरेस्ट करने के लिए, और वो उसको अरेस्ट करना चाहता है, उसको रेजिस्टेंस हो रही है, मुजाहमत हो रही है, तो उस बंदे को अख्तियार है, उस पुलिस ऑफिसर को ये अख्तियार हासिल है कि वो उस बंदे को अरेस्ट करने के लिए उस बिल्डिंग की या उस जगह के जो बैरूनी या अंदरूनी दरवाजे या खिड़कियां हैं उनको तोड़कर वहां पर दाखिल हो सकता है और उस बंदे को वो वहां पर अरेस्ट कर सकते हैं। अब सेक्शन नंबर 47 में हमने ये डिस्कस किया कि इस तरह से पहले नोटिस दिया जाएगा और फिर उस बंदे को अरेस्ट किया जाएगा, लेकिन हमारे पास रिवायती तरीकाकार ऐसा नहीं है, यहाँ पर तो कोई नोटिस नहीं दिया जाता। मोस्टली होता यूँ है कि जब किसी बंदे को अरेस्ट करना दरकार होता है तो वहाँ पर कोई नज़र भी नहीं आता। हाँ, अगर छापा पुलिस मारती है, किसी बंदे को अरेस्ट करती है तो वो अलग बात है, लेकिन जो बाकी लोग होते हैं वो तो करीब करीब वहाँ पर नज़र भी नहीं आते और इजाज़त किस से लेनी है और बाकी जो साइन वगैरह करवाने होते हैं ये किताबी बातें, प्रैक्टिकल में ऐसा कुछ नहीं होता। इसी सेक्शन में सेक्शन नंबर 48 में लास्ट पे जाके हमें वो बताता है कि जिस वक्त किसी बंदे को किसी प्लेस से अरेस्ट करना दरकार है और उसकी जो मालका, काब्जा और इंचार्ज है, उस वक्त की जो रियल और एक्चुअल ऑक्यूपायर है उस प्रॉपर्टी की, वो एक औरत है, तो
उस औरत को ये इजाज़त दी जाएगी, उस औरत को ये कहा जाएगा कि आपको ये इजाज़त है कि आप यहाँ से बाहर जा सकती हैं। अगर वो औरत एक पर्दादार है और जनरली वो जनरल पब्लिक में अपेयर नहीं होती, तो उसको कहा जाएगा कि आप यहाँ से बाहर जा सकती हैं, और उसको वहाँ से बाहर निकालने के लिए तमाम रीजनेबल जो फैसिलिटीज़ हैं वो भी उसको प्रोवाइड की जाएंगी। सेक्शन नंबर 49 है हमारे पास कि पावर टू ब्रेक आउट डोर्स एंड विंडोज फॉर लिबरेशन, कि जिस वक्त कोई शख्स किसी बंदे को अरेस्ट करने की गरज से लॉफुली किसी बिल्डिंग में, मकान में या जगह पर दाखिल हो गया है और उसको अनलॉफुली वहां पर रिस्टेन कर दिया गया, उसको डिटेन कर दिया गया, तो उस पुलिस ऑफिसर को ये दूसरा बंदा जो किसी को अरेस्ट करने की गरज से ये सब कुछ कर रहा है, वो इस बात का अख्तियार रखता है कि वो वहां से बाहर निकलने के लिए जो भी दरवाजे खिड़कियां हैं, अंदरूनी है या बैरूनी है, उनको तोड़ सकता है और उनको तोड़ के वो शख्स वहां से बाहर आ सकता है। और सेक्शन नंबर 50 हमें बताता है कि नो अननेसेसरी रिस्ट्रेंट, जिस वक्त किसी शख्स को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिस वक्त किसी शख्स को अरेस्ट कर लिया जाता है, तो अनलॉफुली और इलीगली और अननेसेसरी रिस्ट्रेंट नहीं किया जाएगा। सिर्फ इस हद तक उसको रिस्ट्रेंट किया जाएगा, उसको पकड़ा जाएगा या उसको गिरफ्तार किया जाएगा ताकि ये बंदा स्केप ना कर सके, ये बंदा भाग ना सके। अब देखिए हमारे यहाँ होता है ऐसे है, अक्सर आपने देखा होगा कि बाज़-औक़ात लोगों को अरेस्ट किया जाता है तो उसके एक हाथ की बजाय दो हाथों को जिस वक्त हथकड़ी लगाई जाती है तो उस पर हंगामा आराई की जाती है कि क्या ये कोई इतना ही डेंजरस एक्यूज्ड है, डेंजरस ऑफेंडर है कि इसको दो हाथों को हथकड़ी लगाना पड़ गई। अक्सर ऐसा आपने सुना होगा। और बाज़-औक़ात ऐसे होता है कि जो ऑफेंडर होता है, जो एक्यूज्ड होता है, उसके हाथों को भी हथकड़ी लगाई जाती है और उसके पाँव को भी साथ में बेड़ियां लगाई जाती हैं ताकि ये भाग न जाए। क्योंकि जो बंदा भी एक डेंजरस क्रिमिनल होता है तो उसको अरेस्ट करने के लिए, उसको रिस्ट्रेन करने के लिए ये ज़्यादा से ज़्यादा इक़दाम किए जाते हैं। उसके साथ पुलिस भी ज़्यादा होती है, उसके बाज़ का तो ऐसा होता है कि गले में भी वो हथकड़ी डाली हुई होती है और हाथों में भी और पाँव में भी, जिस वक्त किसी को अदालत वगैरह में पेश किया जाता है। और बाज़ फिर ऐसे होता है कि कोई भी हथकड़ी नहीं लगाई जाती क्योंकि वहाँ पर किसी किस्म का खतरा नहीं होता उस बंदे के एस्केप कर जाने का या उस बंदे के वहाँ पर कोई दूसरे मामलात करने का। अक्सर आपने अदालतों में देखा होगा कि जिस वक्त एक फ़ीमेल को किसी अदालत में पेश किया जाता है तो उसको हथकड़ी मोस्टली ऐसा होता है कि नहीं लगाई जाती, या तो वो लेडी कांस्टेबल उसका हाथ पकड़ के उसको अदालत में ले जाती है या फिर उसके साथ साथ वो जा रही होती है और वो भी सुकून से जा रही होती है क्योंकि वहाँ पर उसके एस्केप करने का या फिर उसके दूसरे कुछ मामलात करने का, हंगामा राय करने का कोई ऐसा खदशा जिस वक्त नहीं होता, तो फिर ऐसी सूरत हाल में उसके लिए ज़्यादा अनलॉफुल और इलीगल और अननेसेसरी रिस्ट्रेन नहीं किया जाता। सेक्शन नंबर 51 है हमारे पास, सर्च ऑफ अरेस्टेड पर्सन व्हेन नेसेसरी, जिस वक्त कोई पुलिस ऑफिसर या कोई दूसरा बंदा किसी शख्स को अरेस्ट करता है, लॉफुली अरेस्ट करता है और ये समझता है कि इस बंदे को सर्च करना जरूरी है, इसकी तलाशी लेना जरूरी है, तो वो उस बंदे की तलाशी लेगा और उसके कब्जे से जितने भी आर्टिकल्स बरामद होंगे, जितनी भी चीज़ें बरामद होंगी वो उनको सेफ कस्टडी में रखेगा। लेकिन उसके जो नेसेसरी वेयरिंग एंड अपेयर्स हैं, उसके जो मलबूसात हैं, लिबास वगैरह उसने पहने हुए हैं, मौसम के लिहाज से गर्मा है या सरमा, इस हिसाब से उसने जो भी ये मलबूसात पहने हुए हैं वो उसके नहीं लिए जाएंगे। बाकी उसके पास जितने भी आर्टिकल्स होंगे ये वो सेफ कस्टडी में ले लिए जाएंगे। नंबर 52 है हमारे पास के मूव टू सर्च अ वुमन, कि जिस वक्त किसी औरत को किसी वुमेन की तलाशी लेना दरकार है और ये ज़रूरी समझी जाती है तो उस वक्त कोई लेडी कांस्टेबल या कोई भी दूसरी औरत जो कि मौजूद है वो उस औरत की तलाशी लेगी और बाकी जो मामलात होंगे उसी हिसाब से उसकी जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनको छोड़कर बाकी जो आर्टिकल्स हैं वो सेफ कस्टडी में ले लिए जाएंगे। और नेक्स्ट 53 में है हमारे पास कि पावर टू सीज ऑफेंसिव वेपन से, जिस वक्त कोई शख्स, कोई पुलिस ऑफिसर या दूसरा बंदा जो कि किसी वारंट के तहत किसी बंदे को या बगैर वारंट के किसी बंदे को अरेस्ट कर रहा है और अरेस्ट करता है, उसके बाद अगर वो समझता है कि ये जो ऑफेंसिव वेपन्स हैं ये इस बंदे से मुतल्लिका हैं, किसी न किसी तरह से इन वेपन्स का इस बंदे से ताल्लुक, ज़रूरी समझता है कि इनको सीज कर देना चाहिए, तो वो उनको सीज कर देगा और उनकी प्रॉपर रिपोर्ट मरतब करके जो भी उसका तरीकाकार होता है थ्रू प्रोसेस सर्वर उसको अदालत में भिजवा देगा और उसके लिए अगर ज़रूरी है तो अलग से उसकी FIR भी चार्ज करें। हमारे पास सेक्शन नंबर 53 एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन एक्यूज्ड ऑफ रेप एक्सेट्रा, के जिस वक्त कोई शख्स रेप कमिट करता है या अननेचुरल ऑफेंस कमिट करता है या फिर कोई शख्स सेक्सुअल अब्यूज़ कमिट करता है या कमिट करने की कोशिश करता है और उसके बारे में ये इन्फॉर्मेशन पाई जाती है और बिलीव किया जाता है कि इस बंदे ने ये ऑफेंस कमिट किया है, ये कमिट करने की कोशिश की है, और जहां पर ये मतवक्के है और बिलीव किया जा रहा है कि अगर इस बंदे का DNA प्रोफाइलिंग करवाई जाए, इसका मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया जाए तो उस बंदे का जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है वो
उसका डीएनए करेगा, ताकि कुछ जो सबूत हैं इस मुकदमे को आगे बढ़ाने के लिए वो सफ़ा मिसल पर लाया जाए। तो वो जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जो कि किसी सरकारी हॉस्पिटल में या प्राइवेट हॉस्पिटल जो कि रन किया जा रहा है उसमें काम कर रहा है, वो बाकायदा तौर पर उसका मेडिकल एग्जामिनेशन करेगा, और मेडिकल एग्जामिनेशन करने में वो किसी तरह की कोई भी देर नहीं करेगा। और मेडिकल एग्जामिनेशन उस बंदे का करने के लिए ज़रूरी है कि उसमें से वो कुछ आर्टिकल्स वगैरह उससे हासिल करता है और तमाम तर चीज़ें वहाँ से वो वसूल करता है। और जहाँ पर वो ज़रूरी समझता है कि इस बंदे का मेडिकल एग्जामिनेशन करने में मुझे रिस्ट्रिक्शंस का सामना है, मुझे इसमें मुज़ाहमत का सामना है, तो जितनी पावर्स उसको इस्तेमाल करना वहाँ पर ज़रूरी है, वो तमाम की तमाम पावर्स उस बंदे का मेडिकल एग्जामिनेशन करने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। और रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जिस वक्त उस बंदे का मेडिकल करेगा वो बगैर किसी डिले के उसका मेडिकल करेगा, और उसमें वो कुछ पार्टिकुलर्स होते हैं जो कि उसने ज़रूर बयान करने होते हैं कि वो जो बंदा जिसका एग्जामिनेशन किया जा रहा है उसका नाम क्या है, उसका पता क्या है, जो बंदा उसको गिरफ्तार करके लाया मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास उसका डीएनए करवाने के लिए, उसका एग्जामिनेशन करवाने के लिए, उसका नाम और एड्रेस और उसका मनसब वगैरह क्या है। इसके अलावा उस एक्यूज पर्सन की एज क्या है, अगर उस एक्यूज के जिस्म पर कुछ मार्क्स ऑफ इंजरीज मौजूद हैं तो उनकी डिटेल्स भी वहाँ पर लिखेगा। और डीएनए प्रोफाइलिंग के लिए जितने आर्टिकल्स, जितने पार्टिकुलर्स उस बंदे के जिस्म से, उस शख्स के जिस्म से लिए गए हैं, उनकी सारी डिटेल्स भी लिखेगा। और इसके अलावा दीगर जो भी मालूमात और तफसीलात रीज़नेबली और कंसाइजली वो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जहाँ पर लिखना चाहेगा वो भी लिखेगा। और इसके बाद वो उसने ये भी ज़रूरी लिखना होता है कि किस वक्त मैंने ये मेडिकल एग्जामिनेशन इस शख्स को स्टार्ट किया और किस वक्त मैंने ख़त्म किया। और जब वो ये सारा कुछ कर सकता है तो बग़ैर किसी किस्म के डिले के वो अपनी रिपोर्ट प्रीपेयर करके, जो कि इसी सेक्शन के तहत उसने प्रीपेयर की है, वो आईओ को फॉरवर्ड कर देगा। और आईओ बग़ैर किसी डिले के 173 के चालान की सूरत में, चाहे वो ज़िमनी चालान हो या फाइनल चालान हो, थ्रू द पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो कि इलाका मजिस्ट्रेट है उसको पहुंचा देगा उसकी अदालत में, वो फॉरवर्ड कर देगा।